नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रसन्न मिश्रा और द हिंदू के दैनिक हिंदी अनुवाद में आपका स्वागत है। आज दोस्तों ज़रा सा लेट हो गया है, 12:50 बज चुके हैं रात के, लेकिन फिर भी मैं अपने काम के लिए प्रतिबद्ध हूं तो मैं तो उसको ज़रूर ही बनाऊंगा। थोड़ा सा लेट ज़रूर हो गया, उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो पहली खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट बैक्स मद्रास हाई कोर्ट क्वाशिंग तमिलनाडु अपॉइंटमेंट से, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के उस आदेश का समर्थन किया है जिसमें कि उसने तमिलनाडु की कुछ नियुक्तियों को खारिज कर दिया था। तो ये कहा गया था कि वहाँ पर एक 10वीं पास आदमी जो था तो उसको उस पैनल में नियुक्त कर दिया गया था, जो कि वर्ग 1 यानी कि क्लास 1 के अधिकारियों का इंटरव्यू ले रहा था। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के हाई कोर्ट ने उस सारे के सारे 11 नियुक्तियों को खारिज कर दिया था, यानी कि उस पैनल में जो 11 लोग थे उनको खारिज कर दिया था। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तमिलनाडु हाई कोर्ट की बात को सही माना और कहा कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को इस प्रकार के कार्य के लिए नियुक्त नहीं किया जा सकता है। तो अगली खबर है यहाँ पर, अगली खबर ये है कि नो एक्स्ट्रा चार्ज फॉर कार्ड पेमेंट एट पेट्रोल पंप, यानी पेट्रोल पंप पर कार्ड से अब भुगतान करने पर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा। तो हालांकि ये दोस्तों अभी टेम्परेरी है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि जो कोई भी कार्ड से आप पेमेंट करते हैं तो जो भी पीओएस मशीन होती है, तो पीओएस मशीन कोई मोबाइल फ़ोन की तरह नहीं होती है कि आप उसे जाकर के कहीं से ख़रीद लीजिए और बस शुरू हो जाइए। उसके लिए आपको पहले बैंक में अपना एक अकाउंट खुलवाना पड़ता है जिससे कि पीओएस संबद्ध होता है। और जब भी आप कोई ट्रांजैक्शन पीओएस के माध्यम से करते हैं, भुगतान प्राप्त करते हैं, तो बैंक उस पर 1 से 2% का चार्ज लेता है। हालांकि उसे अभी कम किया गया है, लेकिन जो कोई भी चार्ज अभी बीच में बंद किया गया था 31 दिसंबर तक के लिए, बैंक उसे लगातार बंद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तकरीबन 1700 करोड़ रुपए की आय बैंकों की उससे होती है। तो बैंक अगर उसे बंद कर देंगे तो बैंकों को उससे बहुत ज़्यादा घाटा लगेगा। तो ऐसी स्थिति में ये है कि इसका भार कौन उठाएगा, क्योंकि आप पब्लिक पे भार डालेंगे तो पब्लिक तो कार्ड यूज़ करना बंद कर देगी, तो आपका जो कैशलेस का लक्ष्य है वो तो पूरा नहीं हो पाएगा। और अगर आप दुकानदारों पे डालेंगे तो वो इस बात का विरोध करेंगे, तो फिर वो लोग भी लेना बंद कर देंगे कार्ड से पेमेंट और वो कैश मांगेंगे, और कैश लोगों के पास अभी है नहीं। तो ऐसी स्थिति में ले दे करके इसका कौन उठाएगा भार, तो ये नहीं कहा जा सकता है। इसके लिए अभी ये कहा गया है कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम ने कहा है कि अभी हम बैठक करेंगे, इत्यादि करेंगे और उसके पश्चात हम देखेंगे कि क्या होगा। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं कि अभी तक जो दरें हैं तो वो दरें इस प्रकार से हैं कि जब आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करते हैं तो आपको 1%, और जब आप डेबिट कार्ड से या किसी अन्य माध्यम से करते हैं तो 0.25 से 1% तक, अलग अलग बैंकों का अलग अलग है। उस हिसाब से आपसे वो मतलब कि दुकानदार इन पेट्रोल पंप वालों से वो चार्ज लिया जाता है। इसलिए पेट्रोल पंप वाले कह रहे हैं कि भाई हमारा मार्जिन ही इतना कम है, तो अगर हम 1-2% दे देंगे बैंक को तो हमारे पास क्या बचेगा। तो देखते हैं कि क्या होता है। तो डीआरआई ने ये कहा है कि मुद्रा की तस्करी में 50% की वृद्धि हो गई। तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि डीआरआई इन डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस क्या होता है। तो जो ये डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस होता है तो एक प्रकार से राजस्व विभाग की खुफिया इकाई होती है, जो कि विभिन्न प्रकार के जो गलत काम होते हैं तो उन सब के बारे में जांच पड़ताल करती रहती है। तो आप ये देखिए कि सबसे ज़्यादा तस्करी भारत में किन चीज़ों की होती है, तो नारकोटिक्स यानी मादक पदार्थों की, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स आइटमों की, उसके बाद वस्त्रों की, और उसके बाद एयरक्राफ्ट यानी विमानों के कलपुर्जों की। इसके अलावा जानने लायक इसमें कुछ खास नहीं है, बस डीआरआई आप जरूर कहीं ना कहीं पढ़ लीजिएगा। अगली खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट रिफ्यूज टू इंटरवीन इन तेलंगाना प्ले अगेंस्ट कृष्णा ट्रिब्यूनल अवार्ड, यानी कि कृष्णा न्यायाधिकरण ने जो एक फैसला दिया था उस फैसले के खिलाफ तेलंगाना ने सुप्रीम कोर्ट के पास याचिका दायर की थी, पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा। क्योंकि हुआ क्या था कि जो आप देखेंगे यहाँ पर कि कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल 2, यानी कि इसके पहले एक और बना था कि कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 1 बना था, उसने कुछ फैसले दिए थे, और उसके बाद एक नया न्यायाधिकरण 2 बनाया गया था, इसने भी कुछ फैसले दिए हैं। हालांकि तेलंगाना राज्य जो है वो इसके फैसले से भी खुश नहीं है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट गया। तो सुप्रीम कोर्ट जाकर के इसने ये कहा है कि कृष्णा जल विवाद ट्रिब्यूनल 2 ने कुल मिलाकर के 2 फैसले सुनाए थे जो कि उसके हिसाब से ठीक नहीं है। पहला फैसला दोस्तों ये था कि पहला फैसला ये था कि जो आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया गया है तो उसमें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को जो जल मिलना चाहिए तो उससे तेलंगाना राज्य खुश नहीं है। और साथ ही ये कहा गया था ट्रिब्यूनल में कि
जो 4 राज्यों से निकलती है कृष्णा नदी, यानी कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच के ही किसी विवाद का निपटारा किया जाएगा, बजाय कि उसमें महाराष्ट्र कर्नाटक के विवादों को जोड़ने के। यानी कि ट्रिब्यूनल ने ये कहा था कि महाराष्ट्र और कर्नाटक का आंध्र प्रदेश के जल विवाद से कुछ लेना देना नहीं है, ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच का मामला है, और इसको जो है तो वो रिकॉग्निशन एक्ट जो आंध्र प्रदेश के लिए बनाया गया था वो उसके हिसाब से किया जाएगा। यानी कि उनका ये कहना है कि जो जल पहले से महाराष्ट्र और कर्नाटक को मिल रहा था हम उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। तो इस बात से तेलंगाना खुश नहीं था। तेलंगाना का कहना था कि हमें बहुत सारी जल समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि ना सिर्फ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच के जल विवादों को निपटाया जाए, बल्कि जो चारों के चारों राज्य हैं नदी तट के, तो उन सभी को उसमें लिया जाए और उन सभी के लिए फिर से सुनवाई की जाए। हालांकि उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि जो NCW यानी कि राष्ट्रीय महिला आयोग है, तो उसने कर्नाटक के एक मंत्री जी परमेश्वरा को ये कहा है कि या तो आप जनता के सामने जाकर के माफ़ी मांगिए या कि फिर आपको हम कारण बताओ नोटिस भेजेंगे। तो आपको पता होगा कि जी परमेश्वरा ने बेंगलुरु में हुई घटना के बाद एक विवादित बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि लड़कियां बुरे गंदे कपड़े भद्दे कपड़े पहनती हैं, जिसकी वजह से लड़के ये सब करने के लिए मतलब कि उनके अंदर कुछ ऐसे भाव पैदा हो जाते हैं। तो हालांकि इसकी बड़ी आलोचना हुई थी। अगला देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेकंड स्कॉर्पिन सबमरीन रेडी, यानी कि दूसरी स्कॉर्पिन पनडुब्बी तैयार हो गई है। तो दोस्तों ये वही स्कॉर्पिन पनडुब्बी है कि जिसे कि हम फ्रांस की एक कंपनी DCNS के साथ मिलकर के बना रहे हैं, और इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होगी, तकनीकी का हस्तांतरण होगा, और आगे चल के हम अपने से भी इस तरीके के पनडुब्बी बना पाने में सक्षम हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये कहा गया है कि ये दूसरी पनडुब्बी है। जो पहली पनडुब्बी थी उसका नाम था कलवरी, इसका नाम है खंडेरी। खंडेरी दरअसल पे एक किला है जो कि एक द्वीप पर बना हुआ है, और उस किले को बनाया था महाराजा शिवाजी ने। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि मझगांव डॉकयार्ड लिमिटेड जो कि मुंबई में है, तो वहाँ पर ये पनडुब्बी बनी है। और उसके अलावा ये कहा गया है कि DCNS के साथ एक $3.75 अरब का सौदा किया गया था 2005 में, उसी के आधार पर ये बनाई गई है। और यहाँ पर ये कहा गया है कि इसे मॉड्यूलर अप्रोच यानी खंडात्मक रीति से बनाया गया है, जहाँ पर अलग अलग खंडों को पहले बना लिया जाता है, तत्पश्चात उसे पानी में तैरने वाले पंटूनों के ऊपर जोड़ा यानी असेंबल किया जाता है। और एक बार जब असेंबलिंग का काम पूरा हो जाता है तो हम इसे पानी में नीचे उतारते हैं। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो लॉन्चिंग शब्द का उपयोग किया गया है, तो नेवी में लॉन्चिंग शब्द का मतलब ये नहीं होता है कि उसे सीधे छोड़ दिया गया पानी में। वहाँ पे लॉन्चिंग का मतलब ये होता है कि सारे उपकरण उसके सही जगह पे लग चुके हैं। तो जब सारे उपकरण उसकी सही जगह पे लग जाते हैं, तब जा करके फिर उसमें बैटरी लगाई जाती है, उसमें ईंधन डाला जाता है, और उसमें अन्य मशीनरी लगाई जाती हैं, ताकि पनडुब्बी को अपने से चलने के योग्य बनाया जा सके। और होगा क्या कि अभी ये सब कुछ होने के बाद उसकी टेस्टिंग होगी, और दिसंबर 2017 तक ही उसे हमारी नेवी को सौंपा जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे सिर्फ कुछ महत्वपूर्ण बातें ये बताने लायक है कि तकरीबन 22,400 पेज की इस पनडुब्बी की दस्तावेज लीक हो गए थे, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा था कि अब ये पनडुब्बियाँ बनाना बेकार है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अब इन पनडुब्बियों को बनाने पर रोक लगा दी थी, क्योंकि उनका भी ये कहना था कि जब इसके डाटा लीक हो चुके हैं तो हम क्यों बनाएं। लेकिन भारत का ये कहना है कि सम मॉडिफिकेशंस कुड बी अंडरटेकन इन द सबमरीन, यानी कि हम जो दस्तावेज में लीक हुई बातें हैं तो उन सभी बातों को हम बदल देंगे, यानी कि उस आधार पे जो हमने चीज़ें बनाई थी हम उनमें परिवर्तन कर देंगे। अर्थात कि अब अगर किसी के पास वो दस्तावेज हाथ लग भी जाते हैं तो उनको कोई बहुत फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमारी पनडुब्बी में उस तब तक तो कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन यानी कि शोधन हो चुके होंगे। दोस्तों मैंने कल आपको एक दवाई के बारे में बताया था कि जो कि टीबी की दवाई थी। आज उसके बारे में एक और खबर छपी है कि टीबी इंस्टीट्यूट वार्न्स अगेंस्ट द यूज़ ऑफ न्यू ड्रग, यानी कि जो टीबी संस्थान है उसने उस नई दवा के प्रयोग पर चेतावनी दी है। यहाँ पे 2-3 शब्द महत्वपूर्ण हैं। XDR जो कि मैंने कल नहीं बताया था, मैंने आपको टीबी बताया था और MDR टीबी बताया था। यहाँ पे एक नई चीज़ है XDR टीबी। तो MDR टीबी होती है मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, और XDR टीबी जो होती है वो होती है एक्सट्रीमली ड्रग रेजिस्टेंट टीबी, यानी कि ऐसा टीबी जो कि दवाओं के प्रति इतना ज़्यादा प्रतिरोधक हो चुका है कि अब उसे समाप्त करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही दवा हो सकती है, और वो है बेटाक्विलीन। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा
कि यहाँ पे जो संस्थान है भारत में टीबी के लिए, उसका नाम है NITRD यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस एंड रेस्पिरेटरी डिसीज़। तो ये यहाँ पर मामला ये उठा है कि NITRD जो है उसने ये कहा है कि हम किसी भी व्यक्ति को बेडाक्विलीन दवा इतनी आसानी से इसलिए नहीं दे सकते हैं क्योंकि हो सकता है कि जिस व्यक्ति में XDR टीबी के लक्षण हैं वो बेडाक्विलीन लेने के बाद उसके प्रति भी प्रतिरोधित हो जाए, और बेडाक्विलीन के बाद लेने के बाद भी अब वो उससे ठीक ना हो। तो चूंकि जो सबसे असरदार दवा है बेडाक्विलीन दुनिया में, उसके बाद कोई और दवा नहीं है, तो अगर उसके प्रति वो प्रतिरोधक हो गया तो उसको कौन बचाएगा, नंबर एक। नंबर दो बात, उसको कौन बचाएगा तो एक अलग बात है। आपको बता दूं कि टीबी एक संक्रामक बीमारी है, यानी कि एक से दूसरे में फैलती है। तो अगर उस व्यक्ति के भीतर का जो टीबी का बैक्टीरिया यानी जीवाणु है, तो अगर वो रेजिस्टेंट हो गया बेडाक्विलीन के प्रति, तो ये जीवाणु से जितने अन्य व्यक्तियों को टीबी होगा उनको भी नहीं बचाया जा सकेगा। तो ये कहा जा रहा है कि हम इसलिए इस दवा को नहीं रिलीज कर रहे हैं, इस दवा को सभी लोगों को नहीं दे रहे हैं, क्योंकि अगर हम सभी लोगों को ये दवाएं देंगे तो हो सकता है कि वो सभी इसके प्रति रेजिस्टेंट हो जाएं, और उनके द्वारा जो आगे लोगों को टीबी फैलेगा तो वो भी उस दवा के प्रति रेजिस्टेंट होंगे, प्रतिरोधी होंगे, और उनका किसी का भी टीबी जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, कभी क्योर इलाज नहीं किया जा सकेगा, क्योंकि दुनिया की जो सबसे ताकतवर दवा के प्रति ही रेजिस्टेंट हो गए तो अब कैसे ठीक होंगे। तो दोनों का अपना अपना पक्ष है। हालांकि कुछ लोगों का ये कहना है कि ये ठीक नहीं है। एक लड़की है जिसकी जान खतरे में है क्योंकि उसको XDR टीबी हो गया है, तो ये कहा जा रहा है कि NITRD उसको तुरंत बेडाक्विलीन दे, जबकि NITRD कहना है कि जब तक हम पूरी जांच पड़ताल नहीं कर लेंगे तब तक हम उसको वो दवा नहीं देंगे। अगली खबर है कि यूए क्राउन प्रिंस टू गेट अ रॉयल वेलकम, यानी कि संयुक्त अरब अमीरात के जो युवराज हैं तो उनको एक शाही स्वागत दिया जाएगा, इनका शाही स्वागत किया जाएगा। तो दोस्तों कुछ खास खबर नहीं है, बस आपको जानना है कि यूएई हमारा जो एक महत्वपूर्ण सहयोगी है और उससे हमारा काफ़ी ज़्यादा व्यापार भी है, तो उसके साथ हमें अच्छे संबंध रखने ही पड़ेंगे। तो यहाँ पे एक और खबर है कि रेलवेज वर यूज टू अपीज एलाइज, यानी कि रेलवे का उपयोग अपने सहयोगियों को खुश करने के लिए किया जाता रहा है। तो ये कहा है हमारे प्रधानमंत्री ने। तो प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले जो गठबंधन की सरकारें बना करती थीं तो वहाँ पर रेलवे का इस्तेमाल अपने गठबंधन के सहयोगियों को खुश करने के लिए, यानी उनको रेलवे मंत्रालय देकर के उनको खुश करने के लिए किया जाता था। इसकी वजह से रेलवे की बड़ी बर्बादी और तबाही हुई है। हालांकि उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यहाँ पे जो चीज़ है वो रेलवे नहीं है, वो बल्कि GIFT यानी कि गिफ्ट है, यानी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। तो दोस्तों ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज खोला गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज खोला गया है जो कि BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के नियंत्रण में होगा। और यहाँ पर ये कहा गया है कि इंडिया इज़ एन एक्सलेंट टाइम जोन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, गिफ्ट सिटी कैन प्रोवाइड फैसिलिटी थ्रू डे एंड नाइट। यानी कि ये कहा गया है कि जो गिफ्ट सिटी होगी तो वो रात दिन देश को एक सुविधा प्रदान करेगी जो कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय से संबंधित होगा। और यहाँ पे ये कहा गया है कि जो गिफ्ट सिटी होगी वो 22 घंटे तक काम करेगी, यानी 22 घंटे तक खुली रहेगी। तो ये एक महत्वपूर्ण बात यहाँ पे कही गई है। गिफ्ट सिटी के बारे में अगर आगे कुछ और आएगा तो मैं उसको ज़रूर कवर करूँगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट हैंड सेट सेटिंग अप SIT फॉर पनामा पेपर प्रो, यानी कि पनामा पेपर की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इशारा किया है कि वो एक SIT यानी विशेष जांच दल को नियुक्त कर सकता है। जब नियुक्त करेगा तो उसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पर अभी सिर्फ इतनी बात आपको जाननी थी कि वो नियुक्त कर सकता है। इसके अलावा सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद ने इस बात का इशारा किया है कि हम इस बात को निपटाना चाहते हैं, यानी विद्रोहियों के साथ जो उनका झगड़ा चल रहा है, तो हम उस बात में सौदेबाजी यानी कि बातचीत करना चाहते हैं। नेगोशिएट का मतलब होता है कि बातचीत करके मामले को निपटाना। तो देखिए क्या आगे चल के क्या होता है। बता दूं कजाकिस्तान की राजधानी आस्ताना में आगे चल के दोनों ही पक्षों के बीच बातचीत होने वाली है। यहाँ पे लिखा है फेस ऑफ लाइकली एट कन्फर्मेशन हियरिंग फॉर ट्रम्प्स नॉमिनीज, यानी कि जिन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी कैबिनेट के लिए नामित किया है तो उनको लेकर के सीनेट में टकराव हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अमेरिका में जो कोई भी कैबिनेट होती है राष्ट्रपति की, तो उस राष्ट्रपति की कैबिनेट को सीनेट से मंजूरी लेनी पड़ती है। यानी कि उस राष्ट्रपति के कैबिनेट का जो प्रत्येक व्यक्ति है उसको सीनेट से मंजूरी लेनी पड़ेगी। अगर सीनेट उसको मंजूरी नहीं देगी तो उस व्यक्ति को हटा दिया जाएगा, यानी कि उसको चुना नहीं माना जाएगा, उसकी जगह पे दूसरे व्यक्ति को लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि यहाँ पे उनकी अप्रूवल यानी
उनको सहमति प्रदान करने के लिए 51 वोटों की आवश्यकता है। हालांकि रिपब्लिकन के पास पहले से 52 सीटें हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि रिपब्लिकन का हर आदमी उसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ रिपब्लिकन के लोग भी हैं। तो देखिए क्या होता है। महत्वपूर्ण मुद्दा जो जानने लायक है वो ये है कि अमेरिका में एक होता है ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट इथिक्स, यानी कि सरकारी नीतिशास्त्र का कार्यालय। तो आपको पता हो, बता दूं कि जो OGE यानी ऑफिस ऑफ गवर्नमेंट इथिक्स होता है, तो ये कैबिनेट के हर व्यक्ति को एक क्लियरेंस प्रदान करता है, और जब तक वो क्लियरेंस प्रदान नहीं की जाती है तब तक ये माना जाता है कि जो ये कैबिनेट का व्यक्ति है तो ये अभी तक नीति शास्त्रीय तौर पर इसको एक क्लियरेंस नहीं मिली है। तो देखिए, ट्रम्प के कैबिनेट में कुछ लोगों का नाम आगे कर दिया गया है जिनको अभी तक OGE से अप्रूवल नहीं मिला है, यानी कि उनको अभी OGE से कोई सहमति नहीं मिली है। तो हो सकता है कि उनके नामों पर सीनेट में थोड़ा सा विवाद उत्पन्न हो जाए। यहाँ पे कहा गया है कि वेनेजुएला रेजेस मिनिमम वेज टू 50%। तो वेनेजुएला ने न्यूनतम मजदूरी को 50% तक बढ़ा दिया है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि वेनेजुएला की जो पूरी अर्थव्यवस्था है वो तेल के निर्यात पर आधारित है, और पिछले 2 सालों से तेल की कीमतों में लगातार गिरावटों के चलते वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इससे वेनेजुएला की सरकार का राजस्व बहुत ज़्यादा कम हो गया है, और इस वजह से जो वेनेजुएला की सरकार थी उसका बजट घाटा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बजट घाटा पूरा करने के लिए उसने बहुत सारे नोट छाप दिए, जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत भयंकर मुद्रास्फीति आ गई। बहुत भयंकर मुद्रास्फीति आने की वजह से, जैसे कि आपको बता दूं, भारत, चीन, अमेरिका, यहाँ पे मुद्रास्फीति आमतौर पे होती है 5%, 8%, 10%। आपको बता दूं वेनेजुएला में इस समय मुद्रास्फीति है वो है 475%, यानी कि आप सोच सकते हैं कि कितनी भयंकर मुद्रास्फीति वहाँ पे आ चुकी है। तो चीज़ों की महंगाई दर कितनी बढ़ गई होगी, चीज़ों के दाम कितने ज़्यादा बढ़ गए होंगे। तो यहाँ पे वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं निकोलस मादुरो, तो वो बेचारे बड़े मुश्किल के हालातों में फंसे हुए हैं, और उन्होंने ये कहा है कि हम न्यूनतम मजदूरी दर को 50% बढ़ा देते हैं ताकि लोग वहाँ पे थोड़ा सा राहत महसूस कर सकें। देखिए आगे क्या होता है। आपको बता दूं कि इस समय वहाँ पे $60 की जो कीमत है तो वो तकरीबन 40,000 बोलीवर पहुँच चुकी है। तो यानी कि भारी मुश्किलों के दौर से वेनेजुएला गुजर रहा है। बिजनेस पेज पे खबर छपी है कि टैक्स नंबर्स बिलाई स्लो डाउन, यानी कि जो टैक्स के आंकड़े हैं वो मंदी की बात को झूठा साबित करते हैं। बिलाई यानी कि मिथ्या साबित करना है, झूठा साबित करना है, ऐसा कहना है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का। तो उनका कहना है कि जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर हैं तो 9 महीने के अंतराल, यानी कि मार्च से लेकर के दिसंबर तक के 9 महीनों में उनमें 12% और 25% की क्रमशः वृद्धि हुई है। तो इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि टैक्स का कलेक्शन नहीं हो पा रहा है और मंदी की तरफ अर्थव्यवस्था जा रही है, तो वो सब किसी कहानियों की बातें, उनमें कोई भी सच्चाई नहीं है। अगली बात कही जा रही है कि स्टार्टअप्स में सून बी एबल टू एक्सेस इंश्योरेंस पेंशन फंड्स, यानी कि जो इंश्योरेंस और पेंशन फंड्स होते हैं, तो इंश्योरेंस कंपनियां और जो पेंशन फंड्स होते हैं तो उनसे अभी तक स्टार्टअप के लिए कोई भी लोन नहीं दिया जाता था, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इनके लिए अब यहाँ से भी लोन दिया जा सकता है। तो महत्वपूर्ण जानना आपके लिए जो है वो है DIPP, यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन। तो आप ये जानिए कि ये किस विभाग, ये कौन सा विभाग है, किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है, कौन कौन से इसके कार्य हैं, किस अधिनियम के तहत बना था, इत्यादि इत्यादि, इसके बारे में आपको जानना चाहिए। हालांकि दोस्तों मैंने आपको जो कुछ आज बताया, तो ये PDF जो आप सामने देख रहे हैं तो ये एक्चुअली मुंबई एडिशन है, ना कि दिल्ली एडिशन, क्योंकि आज मैंने जहाँ से इसको डाउनलोड किया तो वहाँ से मुंबई एडिशन डाउनलोड हो गया। तो दिल्ली एडिशन में 1-2 खबरें थी जो अलग थी, तो मैं उनको बता देता हूँ। कि वो एक खबर ये थी कि हरियाणा में पहली बार ऐसा हुआ है कि जन्म के समय लिंगानुपात 900 को पार कर गया है। तो आपको बता दूं कि लिंगानुपात अलग अलग आयु वर्गों में अलग अलग होता है। तो जो एडल्ट यानी कि वयस्कों का लिंगानुपात है वो बहुत नहीं सुधरा हरियाणा में, लेकिन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इत्यादि के तहत जो जागरूकता फैली है, और उसके अलावा एक PCPNDT अधिनियम 1994 जिसके बारे में हमने कल बात की थी, और उसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट यानी कि MTP एक्ट जो है, तो उसके कारण भी ऐसा हुआ है कि अब धीरे धीरे कन्या भ्रूण हत्या में कमी आ रही है हरियाणा में। और ये देखा गया था कि दिसंबर 2016 में जो बच्चों की जन्म लेने का लिंगानुपात है हरियाणा में, तो वो 914 देखा गया, जो कि 20 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने 900 की सीमा को पार किया है। और हरियाणा की सरकार को ये कहना है कि हम इसे आगे चल के 950 तक ले जाएंगे। तो देखिए वो कर पाती है कि नहीं। दूसरी खबर ये छपी थी कि
2012-13 में कावेरी का पानी ना छोड़ने की वजह से तमिलनाडु की तकरीबन 2,500 करोड़ रुपए की फसलें खराब हो गई थी। तो तमिलनाडु ने कर्नाटका के ऊपर आरोप लगाते हुए 2,500 करोड़ का मुआवजा मांगा है और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम उस पर सुनवाई करेंगे। दोस्तों, यही दो खबरें थी जो कि इस मुंबई एडिशन में नहीं छपी थी, तो मैंने वो आपको बता दी। तो आपको आज के द हिंदू का हिंदू अनुवाद कैसा लगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझसे कोई सवाल जवाब करना चाहते हैं तो आप मुझे ज़रूर मैसेज कीजिएगा, या कि फिर आप कमेंट कीजिएगा जो कुछ भी मैं पोस्ट करता हूँ अलग अलग ग्रुपों में वहाँ पर। तो दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि। जय हिंद।